नमस्कार दोस्तों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध द्वारा रचित लंबी कविता अंधेरे में। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज यह इस कविता का तीसरा भाग है। काफ़ी लंबी कविता है। वास्तव में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में। काफ़ी लंबी कविता है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो क्लास फर्स्ट में हमने सॉल्व करे थे। आज की कक्षा में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो इसमें से आते हैं, इसके अंदर से आते हैं ना। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, किसी संबंधित के ये किस कविता के बारे में ये कहा गया है, किस कविता को दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज कहा गया है, किसको, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक इसके कौन कौन से पद्य या गद्य, ये जो पंक्तियां हैं कौन कौन सी इसमें से पूछी जाती हैं। कल तक की कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके आगे हम देखते हैं, कल हमने छोड़ा था यहाँ पे कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। तो क्या सबकी बुद्धि जग गई है। करुण रसाल वे हृदय स्वर है, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा है। तो हृदय के जो स्वर हैं वह कैसे हैं, करुणा से युक्त हैं, रसपूर्ण हैं, उनका आगे वर्णन दिया जा रहा है। गद्य में आप उन स्वरों को कैसे लिखेंगे, भाई स्वरों को तो आप लिख नहीं सकते ना इस तरीके से। गद्य में उनको कैसे, उनकी जो मूल भाव है उसे कैसे व्यक्त करेंगे, तो वो चीज़ है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब कवि स्वयं से ही प्रश्न कर रहा है, क्योंकि ऊपर जैसा लिखा है करुण रसाल वे हृदय के स्वर। तो ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ पंक्तियां, ये कवि के अंदर हृदय में जो स्वर विद्यमान है, जो विचार विद्यमान है, उनको उन्होंने लिखा है। कैसे विचार हैं, वो अपने मन से कहते हैं, क्योंकि वो कैसे थे, स्वयं आदर्शवादी थे, सिद्धांतवादी थे। इसीलिए वो सोचते हैं क्या मिला इस जीवन में इतने आदर्श और सिद्धांतों को अपनाकर, लेकिन वो दृढ़ हैं। वो इस चीज़ पे अपने आप पे गर्व करते हैं कि उनका मन सिद्धांतवादी है, आदर्शवादी है, दुनिया से भिन्न है। वो इस बात पे वो शुरू में थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं, लेकिन अंततः वो अपने आप पर इस बात के लिए गर्व करते हैं। और हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिद्धांतों का पालन करके जीना, आदर्शों का पालन करके जीना बहुत कठिन है। पैसे तो विभिन्न प्रकार से कमाए जा सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सिद्धांतों का पालन करते हुए, जीवन आदर्शों का पालन करते हुए जिंदगी जीना बहुत ही कठिन है। तो इसी संबंध में कहते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। उधर अंबरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनाथ से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। क्या हुआ, उधर अंबरी बन, किसी के उधर यानी होता है ना पेट, अनात्म बन गए यानी आत्मा रहित हो गए तुम। भूतों की शादी में कनात से तन गए, कनात होती है ना वो तंबू सा जो टेंट अपन लगाते हैं, वो किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। जो भोग विलास में लिप्त व्यक्ति है उसके बिस्तर के समान तुम बन गए। यही तो हुआ कि तुमको लोगों ने अपनी अपनी भूख के अनुसार, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ किया तुम्हें लोगों ने, और तुम ये समझ ही नहीं पाए। महत्वपूर्ण लाइनें हैं, देखिए। भूतों की शादी में कनात से तन गए, वेरी वेरी नए नए प्रयोग किए हैं उन्होंने। कल ही हम पढ़ रहे थे आँखों से सूंघती हुई। अब तक तो हमने पढ़ा है कि नाक से सूंघते हैं, लेकिन मुक्तिबोध लिखते हैं आँखों से सूंघना। नए प्रयोग हैं। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि में अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। दिसंबर 2008 के सेकंड प्रश्न पत्र में यह पूछी हुई लाइन है, दुखों के दागों को तमगों सा पहना। किस प्रकार उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, सिद्धांत और आदर्शों को पालन करते हुए किस प्रकार जिंदगी जी है मुक्तिबोध ने, कि जो दुख मिले, जो दुखों के दाग रह गए यानी निशान रह जाते हैं ना, घाव जो होते हैं भीतर मन के, उनके जो घाव हैं, जो दाग उनके मन पे लग गए हैं, उनको तमगों सा पहना। तमगे होते हैं ना जब अच्छा काम करते हैं, तो मिलिट्री के वो देखेंगे ना पुलिस ऑफिसर्स, उनके बहुत सारे तमगे लगे होते हैं उनकी वर्दी पर, वो उनको तमगों की तरह पहनकर मैंने जिंदगी जी है और अपने ही ख्यालों में दिन रात रहा हूँ, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। और अकेले में
इस बुद्धि के द्वारा जितने भी विचार हैं और जितने भी दुनिया ने कष्ट दिए वो सब अकेले में रहे हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। और इस सब के कारण क्या हुआ, अत्यधिक आदर्शवादी और सिद्धांतवादी मन होने के कारण क्या हुआ कि मेरी जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। यह भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। जब इस कविता की समीक्षा होती है, जब इस कविता के बारे में बातें होती हैं, तो ये एक दो लाइनें हैं जिनका विशेष वर्णन आता है, वो भी आप साथ में देखते चलिएगा। मैं देखिए सरल से सरल आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ, और अपने अपने हिसाब से बहुत सारी व्याख्याएं इसकी हो सकती हैं, होती रही होंगी, लेकिन सबसे इजी ढंग से जहाँ से आप इसका भाव ग्रहण कर पाओ, आपको समझ आ पाए, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है और तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। किसी ने किया या नहीं किया, कितने लोगों ने लाइक किया, ये आप ना देखें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर ही दें। तो इस प्रकार जो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी व्यक्ति है, तो वो अंत में कैसा हो गया, उसकी ज़िंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, क्योंकि वो कहीं भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, ना अपने व्यक्तिगत जीवन में, ना अपने वैवाहिक जीवन कह लीजिए, दाम्पत्य जीवन कह लीजिए, पारिवारिक जीवन कह लीजिए, उसमें भी वो नहीं स्थापित कर पाता सामंजस्य, और सामाजिक जीवन में भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तो उसकी ज़िंदगी कैसी बन जाती है, निष्क्रिय और तलघर। अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, बार बार कवि विचार कर रहा है, अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। अब बताओ किस किस के लिए दौड़ पड़े थे तुम, और जहाँ करुणा के दृश्य थे, जहाँ तुम्हें मतलब जहाँ अत्याचार हो रहा था, वहाँ से मुंह मोड़ लिया तुमने, है ना। बन गए पत्थर, कैसे बन गए पत्थर, जड़ हृदय बन गए, देख पीछे आया था शब्द जड़, स्थिर हो गए बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। क्या हुआ, तुमने समाज से, दुनिया से, प्रकृति से, ईश्वर से बहुत लिया, लेकिन दिया बहुत ही कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लो हित पिता को घर से निकाल दिया। अब वो व्यंग करते हुए कहता है कि तुम सिद्धांतों की बात करते हो, आदर्श। एक तरीके से कवि लोगों पर, जो उस समय के, जैसा कल हमने पढ़ा था, अब इसकी भूमिका बांधते हुए वहीं से चलेंगे, जो अति बुद्धिवादी लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिवादी उस मान रहे थे, बहुत बड़े राजनीतिक मान रहे थे, बहुत समाज सुधार में सोच रहे थे कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, तो उन पे व्यंग करता हुआ है कि क्या किया तुम लोगों ने, बहुत कुछ लिया इस देश से, इस जनता को लूट लूट के अपने खजाने भर लिए, इसको बहला फुसला के सत्ता पे आसीन हो गए, हर तरीके से बहुत बहुत लिया, और दिया क्या, बहुत कम, और देश तो मर गया और तुम जीवित रह गए। यानी जब उस देश में जो स्वतंत्रता के बाद का जो दृश्य है, जिसमें ये दंगे फसाद है, नैतिक मूल्यों का पतन है, पारिवारिक विघटन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, तो जो देश की आत्मा है वो तो मर गई, और तुम लोग जीवित खड़े हो अपने अपने भ्रष्टाचार और स्वार्थ में लिप्त हुए। लो और क्या किया, हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणासी माँ को हंकाल दिया। अब क्या है, उस समय नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, समाज में जो विघटन हो रहा है, देखिए इसको और भी बेहतर तरीके से आप देखना चाहें तो जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी तो ख़त्म हो गया है, नई कहानी की जो दूसरी क्लास में आपको दे रही थी, तो नई कहानी की जो परिस्थितियां हैं ना, उसके शॉर्ट में उसमें मैंने समझाया हुआ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जहाँ पे मूल्यों का विघटन हो रहा है, उस पैराग्राफ को आप देखिएगा, वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो उस समय नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा था, गांव खाली की खाली हो रहे थे। तो उन सब चीज़ों के वर्णन करते हुए मुक्तिबोध जी कहते हैं, जनमन करुणासी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए। तुमने क्या किया, स्वार्थों के टेरियार कुत्ते, टेरियार तो एक विदेशी नस्ल है, तो उन कुत्ते, देखिए इन लाइनों का बार बार ये जिक्र होता है इस कविता के संदर्भ में, आप इनको हाईलाइट करते जाइएगा ताकि पूरी कविता भी याद ना रहे, तो बेस्ट लाइनें आपको याद रहें, क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो जिनसे तुम्हारा हित स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, ऐसी पश्चिमी संस्कृति को तो तुमने अपना लिया, और जो भावना के जो कर्तव्य थे, जो तुम्हें करने चाहिए समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उन सबको तुमने त्याग दिया। हृदय के मंतव्य मार डाले, और जो तुमने
हृदय के मंतव्य थे, जो स्वतंत्रता से पूर्व हम सपने देख रहे थे सुंदर भारत माता के, जिन्हें पूरा करना चाहती थे, वो सभी लोगों के हृदयों में व्याप्त असली मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया और बुद्धि का तो सिर ही फोड़ दिया। यानी कि ये जो सारे काम है, ये बेबुद्धि मूर्खों वाले काम तुम करने लग रहे हो, और जिससे वास्तविक रूप से इस भारत देश की उन्नति हो सकती थी, पुनः विश्व गुरु बन सकता था, वो सारे काम तुमने छोड़ दिए। भारत विभाजन से लेके दंगे, फसाद, अनैतिकता, दम, मजदूरों का दयनीय तरीके से दमन, ये सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि बुद्धि का तो भाल ही तुम लोगों ने फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए। और जो तर्क थे, यानी विपक्ष का काम होता है तर्क करते, तो जो लोग तुमसे तर्क कर रहे हैं तुम्हारे गलत प्रश्नों को, उन्हें तुम विभिन्न गलत क्रियाकलापों पे जो लोग तर्क कर रहे हैं उनको तुम लोग जेलों में डाल दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो, विभिन्न तरीके से उन्हें प्रताड़ित करके दबा दे रहे हो। यानी कि उनके तो हाथ ही उखाड़ दिए ताकि कोई विरोध में कोई हाथ ऊपर उठ ही ना सके। जम गए, जाम हुए, फंस गए। क्या हुआ? तुम लोग जम गए, आत्मा मर गई तुम्हारी, जाम हो गए, फंस गए हो, अपने ही कीचड़ में धस गए। अंततः क्या हो गया? जो तुमने जो समाज में जो कीचड़ फैलाया ना, जो गंदगी फैलाई है, तो एक जब तक सत्ता होती है व्यक्ति पे मद में चूर होता है, ठीक है, तुमने सत्ता हासिल कर ली गलत तरीके से, तुम गलत करके ऊपर पहुंच गए, लेकिन अंततः क्या होगा? अपने ही कीचड़ में धस गए। जो समाज में गंदगी तुमने फैलाई थी उसमें स्वयं तुम ही धस गए। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। तुम लोगों ने क्या करा कि बुद्धि और विवेक को छौंक लगा दिया। बघार लगाते ना हम लोग दाल में हिंग जीरे का, तो वो बघार लगा डाला स्वार्थों के तेल में। तुमने अपने स्वार्थों के तेल में जला डाला। किस चीज को? अपनी विवेक को, अपने ज्ञान को, अपने आत्मा को तुमने जला डाला। जो तुम्हें सही और गलत में पहचान हम किससे कहते हैं, है ना? विवेक के द्वारा ही तो हम ये तय करते हैं कि ये मार्ग सही है और यह मार्ग गलत है, ये नैतिक है और यह अनैतिक है। तो उस विवेक को ही तुमने बघार में डाल दिया, जला डाला। किसमें? स्वार्थों के तेल में। आदर्शों को तुम खा गए, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। बघार लगा दिया विवेक का, और तेल किसका था? स्वार्थ का। और क्या खा गए बना के? सब में आदर्शों को तुम खा गए। यानी कोई प्रकार के नैतिक आदर्श समाज में नहीं रहे हैं। नया प्रयोग है ना, इससे पहले आपने इस तरीके की लाइनें कभी अन्यत्र नहीं पढ़ी होंगी। जितना मुक्तिबोध को पढ़ते जा रहे हैं, मुक्तिबोध जी से इनकी जो शिल्प है, इनका जो रचना है, इनका जो व्यक्तित्व है, प्यार होता जा रहा है। इनको पता नहीं जीवन में कभी भी वो नहीं मिला, कितना अच्छा होता आज इनको जो उसके बाद इनको प्रसिद्धि मिली, इनकी कविताओं का जो सही आकलन हुआ इनके समक्ष हो पाता। अब तक क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ठीक है, तो ये वही पंक्तियां हैं। व्याख्या पुनः नहीं करूंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ आपको कि जून 2016 के थर्ड प्रश्न पत्र में यह पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा सिर गर्म है इसलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन। मेरा सिर गर्म है, यानी मैं गर्म स्वभाव का हूँ, इसलिए भरम है, इसलिए थोड़ा सा भ्रमित हो जाता हूँ। मेरे सपनों में हमेशा आलोचना चलती रहती है, विचारों में चित्रों की अवली, अवली होता है पंक्ति, लाइन, तो अवली में चिंतन, और मेरे विचारों में क्या है? चित्रों के रूप में चिंतन चलता रहता है। प्रत्येक बात जो मैं सोचता हूँ वो चित्रों के रूप में मेरे सामने आती रहती है। निरंतर चिंतन मेरे अंदर चलता रहता है। निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूँ किससे कहूँ। ये जो अपनापन है ये है माफ, निजत्व माफ, अपनापन माफ है, बेचैन हूँ मैं, क्या करूँ किससे कहूँ इस व्यथा को। यानी कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो लोग रात के अंधेरे में कर्म कर रहे हैं, यानी कि छुपकर जो कर्म, अंधेरे से तात्पर्य छुपकर, और सुबह हो गई यानी प्रकट हो गया, तो जो लोग छुपकर काम कर रहे हैं वो सब मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। मुक्तिबोध जी नहीं समझ पा रहे, क्या करूँ किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली यहाँ यानी केंद्रीय सत्ता है, उज्जैन यानी एमपी में पड़ता है उज्जैन, और एमपी जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ की सरकार के राजधानी में जाएं या केंद्र सरकार की राजधानी में जाएं, यह समझ में नहीं आ रहा। यानी कोई बड़ी विपदा में व्यक्ति पड़ जाए तो समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार में अपील करें या जाके अपील करें केंद्र के पास। वैदिक ऋषि शुन है, शेप के शाप भ्रष्ट पिता, अजीर गर्त समान ही
व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ था। वैदिक ऋषि थे शून्यक्षेप के, तो उनके पिता शापग्रस्त हो गए थे। अजीर गर्त समान ही व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। तो ये जिन भी ऋषि के विषय में इन्होंने बात करी है, तो वो उनका इस तरीके की स्थिति थी कि वो विक्षिप्त होकर जो फिरते रहते थे और उनसे रात में ही उनको स्वयं से उनका साक्षात्कार हो पाता था। इसी प्रकार मुक्ति बोध दिन में तो पागलों की तरह फिरते हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए, लेकिन रात में क्योंकि अकेलापन होता है, उस समय उनके विचार उनके समक्ष आके मूर्तिवान खड़े हो जाते हैं। तब वो क्या करें, तो उन्हें अपनी तुलना किससे करते हैं, वो इस वैदिक ऋषि के पिता से। हाय हाय, उसने भी यह क्या गा दिया, उसने क्या ये नया ला दिया, प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के। अब वो कहते कि हाय हाय, ये क्या हो गया, क्या नई बात हो गई कि मैं स्वयं ही स्वयं के सामने मूर्ति सा, मेरे जो विचार हैं वो मेरे सामने प्रत्यक्ष मूर्ति की तरह स्वयं मेरे सामने आके खड़े हो गए। होने लगी बहस, लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। अब क्या है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था ना इनके कि ये जब बहस करने बैठते थे मुक्ति बोध जी, तो रातें गुजर जाती थी, 10-10 12-12 घंटे इनकी बहसें चलती रहती थी। अब वो कहते बहसें होने लगी, लगने लगे परस्पर तमाचे, तमाचे ने थप्पड़, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ चलती है। छी, ये तो पागलपन है, व्यर्थ की आलोचना है। उनको फिर लगता है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है, जीवन में थोड़ा सा जब सुकून से सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, ये तो पागलपन है। गलियों में अंधकार बहा बहा, गलियों में तो चारों तरफ भयंकर अंधकार है, भयानक, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ है। ऐसा लगता है जैसे मेरे ही कारण वो मार्शल लॉ लग गया, ये कर्फ्यू सा लग गया, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। वो कहते कि मानो मेरी जो निष्क्रियता थी, मैंने गलत चीज़ का जो विरोध नहीं किया, ऐसा लगता है कि उसी ने यह संकट बुला लिया और मेरे ही कारण यह दुर्घटना घटित हुई है। चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितनी ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। तो इन घटनाओं का चक्र से चक्र लगा हुआ है, यानी एक के बाद एक घटना, निरंतर इतनी अनीतिकारी घटनाएं घटित हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि चक्रे के समान गोल गोल घूम रही हैं, एक के बाद एक, सब कुछ गलत हो रहा है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व, जितना ही तीव्र है द्वंद्व घटना क्रियाओं का बाहरी दुनिया में, तो बाहरी जगत में ये जो घटना है ना, जितनी तीव्र गति से होती हुई विद्यमान दिखाई दे रही है, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में भी द्वंद्व चल रहा है, यानी मन मस्तिष्क में विचारों का द्वंद्व चल रहा है, चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। इस प्रकार अंदर द्वंद्व है कि फिक्र पे फिक्र, चिंता पे चिंता लगी हुई है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे लोगों को इस कष्ट से बाहर निकाला जाए, कैसे देश को इस स्थिति से बाहर निकाला जाए। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी। कितना चैन भुला दिया होना चाहिए था, वैसे अपनी भाषा है। आज उस पागल ने मेरी, और आज इसी पागल ने, ये जो पागल व्यक्ति है ना, जो ज़्यादा सोचता है देश के लिए, समाज के लिए, है ना, तो इस पागल व्यक्ति ने क्या किया, मेरा चैन खो दिया इस पागल व्यक्ति ने, और मेरी नींद गवा दी। देख के इस भावयुक्ता को लोग भाग रहे हैं, पुलिस उनको पीट रही है, गलियों में लोग मरे पड़े हैं, दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें देख देख के वो मेरा जो मन है ना, जो मूर्तिमान होकर रात के अंधेरे में मेरे समक्ष खड़ा हो जाता है। आज उस पागलमल ने क्या किया, मेरे पागलमल ने, कि मेरी नींद गवा दी और मेरा चैन भी खो गया। अब बहुत ज़्यादा जो है कवि व्यथित है देश की इस दुर्दशा से, और यही ब्रह्म राक्षस में भी हमने पढ़ा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, भूल गलती को पहले पढ़िए, उसके जस्ट बाद आप ब्रह्म राक्षस पढ़िए, ब्रह्म राक्षस को पढ़ने के बाद आप अंधेरे में पढ़िए, बिल्कुल सीधे साधे चीज़ें आपके समझ में आने लग जाएंगी, चित्र भी सामने उभर आएंगे। बहुत सारी मूवीज़ में हमने इस तरीके के चित्र देखे हैं। तो अब वो जो बरगद है ना, विशाल सा बरगद जिसकी खो में बेचारे लोग छुपे हुए हैं,
मैं इस बार देखिए, कबीर जी का एक दोहा है ना कि कबीरा यह जग है भला, खावे और सोए, एक कबीरा बावड़ा जागे और रोए, है ना। तो जो सोचता है, जो समझता है, जिसका हृदय द्रवित होता है दूसरों के दुख से, जो सत्पुरुष है, जो लोक का रक्षक है, लोक का कल्याणकारी पुरुष है, ऐसे महान परोपकारी जो पुरुष होते हैं उनका हृदय ही द्रवित होता है। सब लोगों का हृदय द्रवित नहीं होता, है ना। नहीं तो लोग एक दूसरे के सिर पे पैर रख के चले जाते हैं और पूछते तक नहीं है कि जान निकल गई या बच गई। लेकिन सहृदय व्यक्ति का सब कुछ देख के हृदय दुखित होता रहता है। और मुक्ति बोध जी तो बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से। झुके हुए, अब वो बरगद के पास खड़े हैं तो उनका जो सांवले जल से यानी काले जल से उनका जो अथाह गंभीर है चेहरा वो घुला हुआ प्रतीत होता है। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से। अब जो झुके हुए हैं, जिनके घर हैं, झोंपड़े हैं, टूट गए हैं। घर तो क्या बेचारों के झोंपड़े थे गरीबों के, मजदूरों के, वो भी टूट गए। तिमिर अतल से, अब तिमिर यानी होता है अंधकार, अतल से घुलता है मन यह। अब उन टूटे हुए झोंपड़ों में जो अंधकार घुल रहा है, तिमिर घुल रहा है, उसी के साथ उनका मन भी घुलता हुआ सा प्रतीत होता है। रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार। अब क्या हो रहा है, इतनी सब कुछ हो जाने के बाद, इतना गलत हो जाने के बावजूद भी रात्रि के श्यामल यानी काले ओस से शालित, ओस से भरे हुए कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई गुरु गंभीर, कोई महान अस्तित्व है जो लगातार महकता रहता है, महकता ही रहता है। यानी उसकी जो खुशबू है, उसकी जो अच्छाई की खुशबू है, महक है, वो चारों तरफ से आती रहती है। ऐसा लगता है कि भले ही कितना भी सर्वनाश हो जाए, कुछ तो है। रहस्य की यहाँ पे बात की गई है। मानो खंडर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते हों, महकते ही रहते हों हर पल, किंतु वे उद्यान कहाँ हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन खंडर में, प्रसारों में, इन खंडरों का जो प्रसार है, इसमें गुलाब और चमेली के जो फूल हैं रात्रि के तिमिर में महक रहे हैं। अब देखिए विपरीत बात है ना, विरोधाभास है, क्योंकि गुलाब और चमेली तो दिन में खुलते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि रात्रि के अंधकार में महक रहे हैं, महक ही रहे हों, हर पल महक रहे हों, किंतु वे उद्यान कहाँ हैं। मुक्तिबोध विचार करते हैं, लेकिन वो उद्यान दिखाई क्यों नहीं देता, वो कहाँ है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टूटे हुए झोंपड़े हैं और गहन अंधकार है, इसमें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं पता चल रहा, इतना भयानक अंधकार है, चारों तरफ ऐसा निराशा का वातावरण है देश में कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है। लेकिन उस महक में कोई वेदना छुपी हुई है, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। जो महक है ना सद्विचारों की, कि कोई तो आएगा। भूल गलती में भी एक व्यक्ति विद्रोह कर देता है ना शासन के समक्ष, तो वो जो आशा है, बोलते ये जो चीज़ है चिपट छटपटा रही है, ये महक आ रही है, महक किसकी है, आशा ही तो है। जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना दुष्कर हो रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में भी स्वयं को जीववान रखती है, वो क्या है, आशा की एक किरण या महक कह लीजिए, उसे खुशबू कह लीजिए। अगला दृश्य है, एकाएक मुझे भान, एकाएक मुझे आभास होता है, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा, चौंकता मैं भयानक। तो मैं अचानक चौंक जाता हूँ कि कैसे अजनबी ने पीछे से हाथ रख दिया। एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। तो क्या है कि अचानक वो थर थर करके पूरी तरीके से थर थर आ गए कि यार ये क्या हुआ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से गिरकर एक बरगद का पत्ता मेरे कंधे पर बैठ गया, यानी मेरे कंधे पर गिर गया है। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह चिट्ठी है किसी की, कौन सा इंगित। तो कहते क्या ये कोई प्रकृति मुझे संकेत दे रही है, या ये किसी गुप्त शक्ति का इशारा है, क्या ये किसी की चिट्ठी भी हो सकती है। कौन सा इंगित और कौन सा संकेत, क्या ये इससे कहना चाह रहा है, क्या इंगित कर रहा है इसके माध्यम से। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। अब ये देख के
मैं दम छोड़ के भाग गया हूँ, है ना, और क्या करता हूँ, घूम गया कई मोड़। ये पहले भी पंक्ति आई थी कि फिर एक बरगद के पेड़ से, यानी भागता भागता बचता बचता तो बेचारा बरगद के पेड़ में शरण ली। अब वहां से भी लग रहा है कि कोई भाई संकेत के माध्यम से मुझे कुछ कहना चाह रहा, तो डर के वहां से भी वो भाग गया। बंदूक धाए धाए, मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। तभी आवाज आती है बंदूक की, धाए धाए, और मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ, यानी वो जो बंदूक चल रही, चिंगारियां उठ रही है ना, उसकी और मैं भाग गया, और भागते भागते कई और मोड़ मुड़ गया। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार, चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे, भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। अब भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कोई बंदूक की गोली से बचना तो ही है। भयावह स्थिति है, रात की, चारों तरफ सुनसान है, अकेला है और शमशान के समान वीरान में भाग रहा है। फिर उसे एक मकान दिखा दिया, मुदा हुआ था, उस पर सीढ़ी होती है पत्थर की, उस पे उस पार जाके उसे छुपकर चुपचाप बैठ गया अपना सिर पकड़कर बचने के लिए। दिमाग में चक्कर आने लगे, चक्करों में कई कई भंवरों में वो डोलने लगा। भंवरों के गोल गोल, भंवरें उठती है ना ऐसे गोल गोल, बोगुला सा उठता है ऊपर की तरह, गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। यानी कि अभी विचार बंद नहीं हुए हैं, लगातार विचार चल रहे हैं कवि के प्रत्येक परिस्थिति में। वहां भी जब सीढ़ी के पीछे छुप कर बैठ जाता है, वहां भी उसे लगता है स्वप्न सरीखा, यानी कि हकीकत तो वो है नहीं, वास्तविक तो उन्हें दिख नहीं रहा, अमूर्तीकरण हो रहा है, उनके स्वप्न है, उनके विचार हैं जो बार बार सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब कहते हैं कुछ स्वप्न सरीखा मुझे दिखा। क्या दिखता है? भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। अब उन्हें ऐसा लगता है भूमि की सतहों के नीचे यानी पाताल लोक में एक अंधियारे में बहुत एकांत प्राकृत गुफा है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है। एक विस्तृत खो के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। अब ऐसा लगता है कि उस विस्तृत विशाल खो के सांवले काले तल में अंधेरे को भेद कर पत्थर चमकते हैं। मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत एक प्रकाशवान मणि है वहाँ पे जो सक्रिय है, सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे हैं। झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक, और उन पर क्या क्या जल रहा है? एक प्रपात, एक झरना उन पर झर रहा है। प्राकृत जल वह आप भरा है, आवेग भरा है, और वह जो प्राकृत जल है, प्राकृतिक जल है, वह आवेगों से भरा हुआ है। द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, और जो प्रकाशमान मणियां हैं उनकी जो अग्नि सरी की लहरें हैं, द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर, प्रकाशमान मणियों की जो चमक है, जो अग्नि है, उन पर से फिसल फिसल कर लहरें बह रही हों। अग्नियों पर से, चमक पे से लहरें भग रही, यानी जो झरना है, सब लग रहा है कि पृथ्वी के अंतस्थल में कोई प्रकाश का झरना फूट पड़ा है, सरल शब्दों में यदि से कहें तो। लहरों के तल में से फूटती है किरणें, रत्नों के रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती है। खो की बेडौल भीते हैं झिलमिल, इसीलिए क्योंकि चारों तरफ प्रकाश की वो अंदर से प्रकाश फूट पड़ा है ना, और वो झिलमिल आ रही है, बेडौल है, भीते हैं दीवारें, लेकिन फिर भी झिलमिल है। पाता हूँ निज को खो के भीतर, विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ द्वितियाँ, और मैं उस प्रकाश के भीतर, उस गुफा के भीतर खुद को पाता हूँ, और मतलब व्याकुल या कह लो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन नेत्रों से विस्मय पूर्वक उस देखता हूँ द्वितियाँ, उस प्रकाश को देखता हूँ। मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर, उस मणि को हाथों में लेकर विभोर आंखों से देखता हूँ, उनको आंखों से पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वैलित रत्न वे नहीं हैं। अब वो देखते हैं कि उस उजाले में वैलित रत्न वे नहीं हैं, है ना। अब वो क्या है? अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तमग्नि के मणि वे, प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। तो ये जो समस्त दृश्य जो वो हमें बता रहे हैं, जिसका कि वो वर्णन कर रहे हैं, वो कोई उनको ऐसा नहीं है कि ये बाहर उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो स्वयं वो स्वप्न देख रहे हैं। और ये स्वप्न वास्तविकता क्या है? उनकी अपनी अभिव्यक्ति, उनकी अपने अवसर अनवसर जो शुरू में कविता में आए थे। तो ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये उनको कहीं बाहर नहीं दिखाई दे रहा। अंत में उन्हें आभास होता है कि ये प्रकाश की जो ज्ञान की जो किरणें फूट रही हैं, ये अब मेरा अपना मन है।
मेरा अपना मन है जिसमें ज्ञान की किरणें फूट रही हैं, और मणियाँ क्या हैं जिनसे वो ज्ञान निकल रहा है, वो क्या है, मेरे जीवन अनुभव, मेरी अपनी वेदना और मेरे वो विवेकपूर्ण निष्कर्ष हैं जो मैंने इस जीवन में पाए। ये उन सब का ज्ञान है जो फूट फूट कर बाहर प्रकाशित हो रहा है, मेरे व्यक्तित्व को प्रकाशित कर रहा है, मेरे अंतर मन को प्रकाशित कर रहा है। वो ज्ञान है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है विचारों की रक्तिम अग्नि की मणि में। मेरे जो विचार हैं उन्हीं की जो लाल अग्नि की मणि में, देखा था ना हमने शुरू की फर्स्ट क्लास में, देखा था कि एक लाल पुरुष बन रहा है विशाल, तो वही लाल रक्तम यानी लाल अग्नि की मणि में प्राण जल प्रपात में, मेरे प्राणों का जो जल प्रपात है उसमें प्रतिदिन वो घुलते रहते हैं, विचार प्राणों में ही तो घुलते रहते हैं ना, तो वही अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। तो वो, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा तो दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि वो व्यक्ति कहता है, द्वार खटखटाता है जब वो उनका, तो वो द्वार खोलते नहीं है, तो वो जो व्यक्ति मिलता है वो कहता है कि जाओ अब अपने उस अनुभव को जाके ढूंढो, उस ज्ञान को गांव में और शहरों में। अब वो ढूंढ रहा है ना। हाय हाय, अब आगे क्या होता है, हाय हाय मैंने उन्हें गुहाबाज दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया। अब वो कहते हैं कि मैंने उनको किसको, अनुभव, वेदना, विवेक सम्मत निष्कर्ष, मेरे जो विचार थे, जो प्राण शक्ति थी, उनको मैंने गुहावास दे दिया, यानी उन सबको मैंने अपने अंदर, मन के अंदर बंद कर दिया, लोक हित क्षेत्र से कर दिया वंचित। और समाज का जहाँ हित हो सकता था उसको समाज के हित के लिए उपयोग नहीं किया, उन विचारों को और अनुभव और वेदना को, बल्कि समाज को सबसे वंचित कर दिया, जन उपयोग से वर्जित किया, लोगों के उपयोग में वो ना आए ऐसा कर दिया, और निषिद्ध कर दिया, यानी कि इतना बांध दिया, कहीं पे खो में डाल दिया, गुफा में डाल दिया, कहीं गहरी गुफा में। वे खतरनाक थे, क्यों डाल दिया, क्योंकि वो खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर यह ना समय है, जूझना ही तय है। तो वो कहते हैं कि ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है, जूझना ही तय है। अब तो तय है कि हमें जूझना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। सीन बदलता है, यहाँ पे दृश्य बदल जाता है, ठीक है। तो यानी ये हमने ब्रह्मराक्षस में भी देखा था, क्योंकि वो स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, अपने उस ज्ञान की, उस विवेक की, उन विचारों की, अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, लोक के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाए, तभी तो वो ब्रह्म राक्षस हो ना, एक उसकी भी तो उन्होंने ऐसी कल्पना करी थी ना कि दूर शहर से बार बावड़ी में जाके अंधकार में, तो वो अंधकार क्या है, अपने ही मन का अंधकार है। प्रकाश भी तो मन में ही है और अंधकार भी मन में ही है ना। तेरा साही तुझ में ज्यों पीहूपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। पंक्तियां हैं आपने पढ़ी होंगी। तो जिस प्रकार जो कस्तूरी का जो मृग होता है ना, कस्तूरी का जो हरण होता है, उसकी जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होती है, जब वो प्रस्फुटित होती है तो सुगंध आती है। अब वो हिरण नहीं जानता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो वनों में लगातार दौड़ता रहता है उस सुगंध को पाने के लिए। क्या वो सुगंध कहीं बाहर है? नहीं, वो कहाँ है? उसकी नाभि में है। इसी प्रकार ये जो मुक्ति बोध है, इनको अनुभव हो रहा है वो प्रकाश, और लेकिन क्योंकि ये तो ज्ञानवान व्यक्ति है ना, मृग की तरह तो नहीं है कोई अनजान व्यक्ति, इनको पता है कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश है, ये जो मणियाँ चमक रही हैं, ये स्वयं इनके मन में है, और ये मणियाँ इनकी अनुभव, वेदना और विवेक है। ये जानते हैं, ये समझते हैं, लेकिन फिर भी चाहकर समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, और यही वेदना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। यूं ही नहीं उन्हें अटैक आ गया, इसी वेदना ने उन्हें तोड़ दिया। अब उसकी अभिव्यक्ति है इस कविता में, और कहते हैं कि कुछ भी, कितना भी कोई ज्ञानी हो, इस समय इन बातों का नहीं है, क्योंकि अब तो संघर्ष करना तय है। सीन बदलता है, यानी वो अपने विचारों की तंद्रा से फिर बाहर आते हैं, कुछ दूसरा सीन देखते हैं, क्या सोचते हैं वो आगे। और यही सब मैं आप लोगों से कहती रहती तो नहीं हूँ, लेकिन कहना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं ये सोच के रुक जाती हूँ कि भाई देखिए, एजुकेशनल चैनल है, शायद इस पर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप परीक्षार्थी हैं, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या नेट परीक्षार्थी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये जो ज्ञान है ना, सफलता है, शांति है, आनंद है, अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। यदि